हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने सामान्य हिंदी में पिछली क्लास हमारी जो चली हुई थी वो रस से संबंधित था। और इसमें कुछ भाग हमने जो है देखा हुआ था कि रस के जो है अस्थाई भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इससे संबंधित कुछ आगे के भाग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था आपका? रस। तो रस के कितने रसों के जो है कितने अंग हैं। ठीक है, तो रस के कितने अंग हमने बताया हुआ था। रस के कितने अंग थे? 4 थे हमारे। कौन कौन से थे? पहला था हमारा अस्थाई भाव। ठीक है, पहला था हमारा क्या? अस्थाई भाव। ठीक है, दूसरा था विभाव। दूसरा क्या था हमारा? विभाव। और तीसरा क्या था? अनुभाव। ठीक है, रस के 4 अंग थे। तो पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा क्या था? चौथा था हमारा संचारी संचारी भाव। ठीक है, और इसमें रस कितने माने गए हैं? 8। ठीक है, नाटक नाटक के आधार पर नाटक के आधार पर भरत मुनि ने कितने की व्याख्या की? 8 की। एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर। वो कौन सा था? वो शांत रस था। ठीक है, तो ये आपके रस के कितने अंग थे? 4। और इसमें जो है 8 नाटक के आधार पर भरत मुनि ने माना हुआ था। और इसमें कुछ बाद में, ठीक है, इसमें कुछ बाद में आचार्यों, ठीक है, आचार्यों ने 2 और रस की व्याख्या की। और वो 2 रस कौन कौन से थे? पहला था आपका, पहला रस था उसमें वात्सल्य रस। ठीक है, पहला क्या था? वात्सल्य रस। और दूसरा क्या था? विभत्स। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस। ये दोनों रस जो है, ये दोनों रस कहाँ से आए? हिंदी। ठीक है, हिंदी कवियों ने जो है, हिंदी कवियों ने इन दोनों रसों की व्याख्या की, दोनों रसों को जोड़ा। ठीक है, तो रस में जो है, रस में 4 इसके अंग हैं। और भरत मुनि के अनुसार कितने माने गए हैं? 8, जिसमें एक जो है, एक को छोड़ करके, वो एक क्या है? वो शांत रस है। ठीक है, और आचार्यों ने बाद में 2 रसों की और व्याख्या की, जिसका जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, तो अब जो है इतना तो हमने देखा हुआ था। और जितने भी हमारे रस थे सबके हमने अस्थाई भाव जो है हमारा ये हो चुका था, अस्थाई भाव। और अब हम देखेंगे विभाव। ठीक है, विभाव में क्या क्या हमें देखना है वो सब हम एक एक करके उदाहरण के साथ जो है देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हम देखिए विभाव क्या था। ठीक है, विभाव था, और विभाव के भेद कितने होते हैं? विभाव के भेद, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने भेद होते हैं? भेद इसके कितने हैं? 2।
ठीक है। कौन कौन से भेद थे? पहला था आपका आलंबन, आलंबन विभाव, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। क्लियर है इतना? अब चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे विभाव के अस्थाई भाव तो हमारे हो गए थे, जितने भी रस थे। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे हमारा था क्या? जैसे था हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। जैसे हमारा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है। तो वैसे ही इसके कितने थे? 11 रस थे। तो 11 रस के अस्थाई भाव हमने पिछली क्लास में दिया हुआ था उदाहरण के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभाव। तो विभाव में कितने भेद होते हैं? विभाव में कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब आलंबन विभाव में, अब आलंबन विभाव में इसके बारे में हम एक एक की जो है उदाहरण के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे विभाव के भेद कितने हैं? 2 हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव होता क्या है? आलंबन विभाव होता क्या है उसकी परिभाषा हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो आलंबन विभाव में पहले हम देखेंगे आश्रम, ठीक है, विभाव, ठीक है। और एक और होता है विषया विभाव। आलंबन विभाव में विभाव के 2 भेद होते हैं। तो पहला आपका आलंबन विभाव, तो इसमें भी कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। तो पहला आपका क्या है? आश्रम विभाव, ठीक है। तो चलिए पहले एक की जो है उदाहरण, परिभाषा और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। आलंबन विभाव, ठीक है। इसमें पहला हमारा टॉपिक है आश्रय, ठीक है, आश्रय लंबन विभाव। अब इसमें होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आश्रय के मन में, ठीक है, आश्रय के मन में, आश्रय के मन में, ठीक है, आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो, भाव जगते हैं तो, आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो वह क्या हो जाएगा? आश्रय लंबन विभाव, ठीक है, आश्रय लंबन विभाव। आश्रय के मन में अगर भाव जगते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आश्रय लंबन विभाव, ठीक है। जैसे उदाहरण देते हैं हम। राम, राम के मन में, राम के मन में सीता, राम के मन में सीता के प्रति, के प्रति रति, रति भर, ठीक है, के प्रति रति का भाव क्या जगता है, ठीक है।
आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो वहाँ आश्रय लंबन विभाव होता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो जगता है तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम यहाँ पे क्या होगा, राम यहाँ पे जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आश्रय। ठीक है, राम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आश्रय। ठीक है, राम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आश्रय। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा आश्रय लंबन विभाव हो गया। अब हम देखते हैं विषयालंबन विभाव। विषयालंबन विभाव में देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस भाव में जो है राम वो आश्रय था, आश्रय है, और विषयालंबन में विषयालंबन विभाव, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिसके प्रति, ठीक है, जिसके प्रति या ऐसे कहेंगे कि जिसके प्रति या जिसके कारण, ठीक है, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में क्या, मन में भाव, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगते हैं। ठीक है, जगते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ विषयालंबन विभाव होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे था कि आश्रय लंबन में क्या था कि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो वहाँ पे राम जो है आश्रय होंगे, और यहाँ राम के मन में, ठीक है, राम के मन में सीता, ठीक है, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वहाँ तो जो है आश्रय में क्या था, आश्रय में क्या था, आश्रय में राम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, विषयालंबन में क्या है, विषयालंबन विभाव में है जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगते हैं, तो वहाँ क्या होता है, विषयालंबन होता है। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि राम के मन में सीता, ठीक है, तो यहाँ सीता क्या है, यहाँ सीता क्या है, विषय। ठीक है, या विषयालंबन। ठीक है, विषयालंबन, तो यहाँ विषयालंबन कौन है, सीता। तो राम के मन में सीता के प्रति क्या हो रहा है, उनके मन में जो है भाव जागृत हो रहा है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था विषयालंबन। ठीक है, आश्रय लंबन में क्या था कि राम यहाँ पे जो है एक भाव वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि उनके मन में जो है सीता के प्रति रति का मतलब क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था, रति था, रति या प्रेम। ठीक है, तो ये रति को आप प्रेम समझिए कि यहाँ राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये आश्रय लंबन हो गया, विभाव के दो भेद थे, तो उसमें आश्रय लंबन के भी जो है दो भेद थे। अब हम देखते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जिन वस्तुओं या, ठीक है, जिन वस्तुओं या भावों, ठीक है, जिन वस्तुओं या भावों या परिस्थितियों, ठीक है, भाव या परिस्थितियों
को देखकर, ठीक है, को देखकर मन में भाव प्रकट, क्या होता है, भाव प्रकट जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों को देखकर मन में भाव प्रकट या ठीक है, ये देखकर अस्थाई तीव्रता, ठीक है, तीव्रता होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है, उद्दीपन विभाव। अब इसके उदाहरण, जैसे पहला है हमारा चांदनी, ठीक है, चांदनी, ठीक है, दूसरा कोकिला, पहला चांदनी, दूसरा कोकिला, ठीक है, एकांत, एकांत, ठीक है, स्थल, नायक, ठीक है, नायिका, ये सब क्या है आपके उद्दीपन विभाव। तो पहला आपका है स्थल, चांदनी, कोकिला, एकांत, स्थल, नायक व नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है, की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब यहाँ जो है हमने जो है अस्थाई भाव देख लिए, ये विभाव देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे अनुभाव, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम, ठीक है। अब देखते हैं हम अनुभाव, अनुभाव का क्या उसका परिभाषा होता है, अनुभाव। अगर जो है आपने रस में ये 4 अंग जो है रस के, अगर इन्हें आपने अच्छे से देखा तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप से रस पहचानने में गलतियां नहीं होंगी। पहला अनुभाव, इसके उदाहरण क्या है, ठीक है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है, अनुभाव का शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का, ठीक है, भाव का अनुगमन, ठीक है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुगमन करने वाला, ठीक है, अनुगमन करने वाला, या ठीक है, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुगमन करने वाला। ये विभाव के बाद, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो है विभाव के बाद, ये विभाव के बाद उत्पन्न, ठीक है, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पहले जो है अस्थाई भाव होगा, ठीक है, उसके बाद विभाव होगा, उसके बाद अनुभाव होगा। तो यहाँ पे जो है अनुभाव वही है कि भाव का अनुगमन करने वाला, ठीक है, या ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें
अनुभाव कहते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं या फिर कहा जाता है। विभाव को करण तथा, ठीक है, विभाव को करण, ठीक है, विभाव को करण तथा, विभाव को करण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा कि विभाव को करण तथा अनुभाव को, विभाव को क्या कहते हैं, विभाव को करण कहा जाता है और अनुभाव को कार्य विकारों, ठीक है, अनुभाव को कार्य कहा जाता है। अनुभाव को क्या कहा जाता है, अनुभाव को कार्य कहा जाता है। कारण किसे कहा जाता है, ये विभाव, और अनुभाव को कार्य कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इससे जैसे होता है अर्थात, अर्थात हो गया आपका आश्रय, ठीक है, क्या होता है, आश्रय, अर्थात आश्रय के शरीर, ठीक है, आश्रय के शरीर के विकारों, ठीक है, विकारों को अनुभाव क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। बिल्कुल, अगर आपको जो है ये रस के चार अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अगर ये पता है तो आप जो है किसी भी परीक्षा में रस से संबंधित प्रश्न तुरंत देखते ही पहचान सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका अनुभाव। अब हम देखते हैं संचारी भाव। ठीक है, ये आपका अनुभाव हो गया। अस्थाई भाव हमने देखा, विभाव देखा, अनुभाव देखें। अब हम देखेंगे संचारी भाव। तो पहले आप इसमें ये देखिए कि संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव, भावों की संख्या कितनी मानी गई है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, इसकी संख्या मानी गई है 33। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 33। अब देखते हैं हम संचारी भाव की परिभाषा। ठीक है, संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है, या आप इसे जो है संचारी भाव बोलिए या वयाभिचारी भाव, दोनों बोल सकते हैं आप इसे। संचारी भाव बोलिए या फिर वयाभिचारी भाव बोलिए। मन में संचरण करने वाले, ठीक है, मन में क्या संचरण करने वाले भावों, ठीक है, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी, ठीक है, मन में संचरण करने वाले, क्या होगा इसका संचारी भाव का, संचारी भाव में संख्या कितनी है, संचारी भाव में संख्या कितनी है, 33। और मन में संचरण करने वाले भावों को, मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव या वयाभिचारी भाव क्या कहते हैं, वयाभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान से देखिएगा इतना। अब देखिए, ये तो रहे हमारे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला हमारा अस्थाई भाव में पहला हमारा रस है, कौन सा है, श्रृंगार रस। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा
श्रृंगार। ठीक है, ये भी देखिएगा कि अगर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी लिखने के लिए परीक्षा में आता है तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं हम, ये आपका सही श्रृंगार है। तो कभी भी जो है वर्तनी अगर शुद्धि होती है तो आप ऐसे ही श्रृंगार लिखें। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला श्रृंगार रस। ठीक है, अब इस श्रृंगार रस के भेद कितने माने गए हैं। श्रृंगार रस के भेद, ठीक है, श्रृंगार रस के भेद कितने माने गए हैं, 2। और वो 2 होते कौन कौन से हैं, 2 होते कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस के भेद कितने माने गए हैं दोस्तों, 2। ठीक है, पहला है आपका संयोग। ठीक है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा वियोग। ठीक है, वियोग श्रृंगार। पहला आपका क्या है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब देखिए, उसे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं रति नामक अस्थाई भाव ही श्रृंगार रस में। ठीक है, रति नामक अस्थाई भाव ही श्रृंगार रस में, रति नामक अस्थाई भाव ही श्रृंगार रस में, ठीक है, परिणित हो जाता है। क्या होता है, परिणित हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि रति नामक अस्थाई भाव ही श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, नायक और नायिका। ठीक है, कोई नाटक होता है तो उसमें क्या होता है, नायक और नायिका। ठीक है, के मिलने के प्रसंग में। ठीक है, नायक और नायिका के मिलने, क्या, मिलने के प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में, मिलने के प्रसंग में, नायक और नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में। ठीक है, तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार। क्या, वियोग श्रृंगार। ठीक है, होता है। यहाँ देखिए क्या होता है कि श्रृंगार रस के भेद हमने कितने बताए, 2। पहला संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार। ठीक है, रति अस्थाई भाव ही श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है। यहाँ नायक और नायिका। ठीक है, अगर कोई नाटक हो रहा है तो वहाँ जो है नायक और नायिका के मिलने के प्रसंग में, ठीक है, के मिलने के प्रसंग में जो संयोग श्रृंगार, ठीक है, जो संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में, ठीक है, तथा उनके बातचीत, कहिए कि उनके बातचीत विरह के वियोग में श्रृंगार होता है। बिल्कुल क्लियर है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपना। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आश्रय। ठीक है, यहाँ आश्रय क्या है, यहाँ आश्रय आपका क्या है, नायक।
चलिए इसे यहाँ से मिटाते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ आश्रय, ठीक है, यहाँ आश्रय क्या है, नायक, और यहाँ आश्रय आपका हो गया नायक। आलम्बन क्या है, आलम्बन क्या है, आलम्बन, आलम्बन क्या है, नायिका, ठीक है। आश्रय तो हो गया आपका नायक, आलम्बन क्या है, नायिका। और उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन है नायिका की चेष्टाएं, ठीक है। कोई नायिका है, नायिका की चेष्टाएं, नायिका की चेष्टाएं, या फिर उसे आप बोलिए हाव भाव, ठीक है, हाव भाव, या तिरछी, ठीक है, या तिरछी चितवन मुस्कान, ठीक है, या तिरछी चितवन मुस्कान, ठीक है, या तिरछी चितवन चितवन मुस्कान। अनुभाव कटाक्ष, ठीक है, अनुभाव कटाक्ष, अनुभाव या कटाक्ष, अनुभाव या कटाक्ष। लज्जा, ठीक है, ये होता है। और इसका संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव, इसका संचारी भाव होगा आपका लज्जा हर्ष, ठीक है, लज्जा हर्ष और चपलता, ठीक है, चपलता। यह आपके श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के भेद कितने हो गए, 2। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने श्रृंगार रस के बारे में देखा। अस्थाई भाव देखे हमने, विभाव देखे, अनुभाव देखे और संचारी भाव देखे। और एक जो है श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आलम्बन, नायिका, ये सब ने हमने देखा, और इससे जो है उदाहरण जो है हमने देखा। और अगली क्लास जो हमारी है, अगली क्लास जो हमारी है वो है हमारा शांत रस, ठीक है, शांत रस। इससे स्टार्टिंग हमारा होगा, स्टार्ट होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रस से संबंधित प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप रस, जितने भी 11 रस हैं उसके अस्थाई भाव को जो है याद कर जाइए। और ये अस्थाई भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के, ठीक है, रस के 4 अंग जो हैं इनको देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय, टेक केयर।